हेलो बच्चों, स्वागत है आप सब लोगों का विद्याराधना एकेडमी में। बेटा, इस वीडियो में हम जो सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ 24 जनवरी को जो पेपर हुआ है आपका जेईई मेंस का इवनिंग सेशन 3 बजे से 6 बजे तक का जो सेशन था उसके मैथ्स का सोल्यूशन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। आपका पहला क्वेश्चन जो है वो ये है जो नीचे अवेलेबल है। लेट मी स्क्रॉल इट। ये रहा बेटा आपका पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन ही अगर हम देखें तो यार ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर बेस्ड है कि भाई इट इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन और एक फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। तो आपके पास जो पहला फंक्शन है एफ एक्स, उसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ बिकॉज हमें डिफ्रेंसिएशन करने के बाद ही आइडिया लगता है कि कहाँ पर वो इंक्रीजिंग और कहाँ पर वो डिक्रीजिंग होने वाला है। So it will be 2 upon x minus 2 minus 2x। ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया इसका। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव एक बार लेकर देखूं तो इसका डबल डेरिवेटिव आपके पास आने वाला है -2 अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर -2। तो अगर आप ये डबल डेरिवेटिव को देखोगे यहाँ पर तो ये हमेशा नेगेटिव है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये जो है हमेशा इट विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होने वाला है आपके पास। तो अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो आपको जो है आपकी जो मिनिमम वैल्यू है हमें लाइक एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं एफ डैश 3 कैलकुलेट कर लूँ यहाँ पर एंड दैट हैज़ टू बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। सो 2 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3 प्लस ए इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा आपके पास आ रहा है ए इज हैज टू बी ग्रेटर और इक्वल टू 4। यानी कि अगर ए की मैं मिनिमम वैल्यू चेक करता हूँ तो ए की जो मिनिमम वैल्यू आपके पास आने वाली है दैट इज गोइंग टू बी 4 के बराबर। तो ए मिल गया। अब बी और सी कैलकुलेट करते हैं। बी और सी कैलकुलेट करेंगे हम सेकेंड फंक्शन से, जी एक्स वाले फंक्शन से। और gx में a यूज हो रहा है तो मैं यहाँ पर a की मिनिमम वैल्यू वहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो gx फंक्शन आपके पास आ जाएगा x माइनस वन का क्यूब x माइनस टू का स्क्वायर। अब पर 4 सब्सटीट्यूट करूँगा, 2 माइनस 4 विल बी -2 और हमारे पास ये आ गया। अब हमें चेक करना है भाई कि ये फंक्शन जो है ये कहाँ पर आपका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होने वाला है। तो उसके लिए हम लाइक इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव लेने पर इसका डिफ्रेंसिएशन 3x माइनस वन का स्क्वायर x माइनस टू और उसके बाद आपके पास प्लस x माइनस वन का क्यूब 2 इंटू एक्स माइनस वन, इस तरह से। एंड ये जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए यानी कि दिस इज लेस देन 0। तो यहाँ पर आपके पास आ गया, यहाँ पर इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो x माइनस वन का स्क्वायर कॉमन आ गया यहाँ पर और यहाँ पर आपका स्क्वायर है। एक और टर्म हम कॉमन ले सकते हैं दैट इज x माइनस टू करके मैं कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3 इंटू एक्स माइनस टू और यहाँ पर बचेगा आपके पास प्लस 2 इंटू एक्स माइनस वन करके। दैट हैज़ टू बी लेस देन 0। तो यहाँ पर अगर इसको आप लिखोगे तो ये x माइनस वन का होल स्क्वायर x माइनस टू एंड दिस इज 5x माइनस 8 एंड इट इज़ लेस देन 0। तो अगर आप यहाँ पर इंटरवल कैलकुलेट करो तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि भाई ये 8/5 से लेकर 2 के बीच में ये नेगेटिव होने वाला है। तो 8/5 जो है वो आपका बी और सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें ए बी सी तीनों टर्म्स की वैल्यू मिल गई है और तीनों टर्म्स की वैल्यू मिल गई है तो हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और हमारा फाइनल आंसर ढूंढ सकते हैं। क्या करना है यहाँ पर, तो बोला गया है कि भाई a प्लस बी माइनस सी। सो a इज 4, b इज 8/5 एंड आपके पास c इज -2 इंटू 100 हमें करना है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये 2 हो गया, 2 इंटू 10 18/5 इंटू 100
ये आपके पास 20 आ गया, 20 इंटू 18 दैट इज 360 के इक्वल आ रहा है। हमारे पास जो फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज 360 के बराबर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सोल्यूशन। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट एवरेज लेवल का क्वेश्चन या मीडियम लेवल में कहूँगा, बिकॉज यू नो द कंसेप्ट, बस आपका कंसेप्ट प्रॉपरली अप्लाई करना है। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में यहां पर ये बाइनोमियल पर बेस्ड आपका क्वेश्चन हो चुका है। सो बेटा यहाँ पर अगर आप 30 वाला टर्म देखोगे, यानी कि 30 वाले टर्म का कोएफिशिएंट लिखोगे दैट इज a, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ a की वैल्यू दैट इज 2n-1 c29, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट b की वैल्यू लिख देता हूँ दैट इज 2n-1 c, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12th टर्म है, सो r की वैल्यू 11। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब 2 इंटू, इसको ओपन करते हैं, 2n-1 फैक्टोरियल इंटू 29 फैक्टोरियल इंटू 2n-30 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल इंटू 2n-12 फैक्टोरियल। अब जो चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती है वो चीज़ें अगर मैं कैंसिल आउट करके लिखूँ यहाँ पर, तो हमारे पास बचने वाला है 1 अपॉन यहाँ पर 29, 28 इस तरह से आएगा टिल 12, 11 फैक्टोरियल से कैंसिल करेंगे, और इस 5 को मैं यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ, ये जो 5 है इसको मैंने इधर भेजा और इस 2 को मैं उधर भेजता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन 2n-12, नहीं सॉरी बेटा, हाँ 12 ही है, 2n-12, 2n-13 से लेकर 2n-29 तक, बिकॉज 2n-30 फैक्टोरियल विल गेट कैंसिल आउट, और यहाँ पर 2n। तो अब बेटा मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6 से, और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 6 से। तो हमारे पास अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूँ तो यहाँ पर हो गया 30, 29, 28 till 12 is equal to 1 upon 2n-12, 2n-13 till 12। ये दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 2n-12 को मैं इक्वेट कर सकता हूँ 30 से, सो 2n इज इक्वल टू 42, n इज इक्वल टू 21 के बराबर। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये जो क्वेश्चन है आपका, दिस क्वेश्चन इज सॉल्वेबल। हम गिवन टाइम में इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन नंबर 20। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट इज आपके पास एक फंक्शन गिवन है एंड दे आर आस्किंग अस व्हाट इज द, इज इट अ ऑन टू एंड 1 1 चेक करना है। तो फंक्शन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं बेटा, तो इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूं इस तरह से पहले, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं इस तरह से। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि ये तो एक 1 1 फंक्शन दिख कर आ रहा है, आप इसमें लाइक माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, ये एक लाइक एक पैटर्न को फॉलो करेगा। सो ये क्लियरली ये 1 1 फंक्शन है। और इसकी अगर मैं रेंज देखूं तो आप जब इसकी रेंज कैलकुलेट करोगे x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सब्सटीट्यूट करके x की जगह पर, तो आपके पास इसकी रेंज आने वाली है -1 से 1। तो यहाँ पर रेंज और कोडोमेन जो है वो इक्वल नहीं हो रहा है, यानी कि ये फंक्शन जो है ये ऑन टू नहीं है। सो इट इज़ 1 1 बट नॉट ऑन टू, द थर्ड ऑप्शन हियर विल बी करेक्ट। तो अभी तक ये जितने भी 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, इनमें से 2 क्वेश्चन तो बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 वर मच ईजियर, और 1 वाला जो था वो थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन था।
यहाँ पे आपको एक अर्थमेटिक मीन गिवन है, ये भी सीक्वेंस एंड सीरीज का एक सिंपल सा क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि यहाँ पर दो एपी के समीशंस गिवन है एंड दे आर आस्किंग अस व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन दीज। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है बट इसमें कुछ लाइक ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। सो अगर मैं समेशन के फॉर्मूले को लिखूँ तो 40/2 2a प्लस 39d इज इक्वल टू 1030। तो बेटा यहाँ से मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ 2a प्लस 39d इज इक्वल टू 103/2। ओके, और सिमिलरली अगर मैं S12 लिखूँ तो 12/2 इंटू 2a प्लस 11d इज इक्वल टू 57। यहाँ से हम लिख सकते हैं 2a प्लस 11d इज इक्वल टू, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, एक बार 6 बचेगा, एक बार 3, इट विल बी 19/2। तो दो सिंपल से लीनियर इक्वेशंस हमारे पास बनकर आ रहे हैं। तो हम इसको सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ए आपको मिलने वाला है -7/2 एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/2 के बराबर। अब क्वेश्चन में कहा गया है S30 माइनस S10 करो। So it will be S30 minus S10 will be equal to 30/2 2a plus 29d minus 10/2 into 2a plus 9d के बराबर। तो अगर मैं कॉमन वगैरह लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर मेरे पास 10/2 दैट इज़ 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3। तो ये 6a माइनस 3 इंटू 29 इज प्लस 87d माइनस, आपके पास यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन नहीं बचा, यहाँ पर 2a माइनस 9d। सो हमारे पास आ रहा है 5 इंटू 4a और यहाँ पर आपके पास आ रहा है 78d के बराबर। आप यहाँ पर ए और डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, ए और डी मैंने आपको दिया है, ए और डी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने से वी विल गेट द आंसर एज 515 के बराबर। ठीक है, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्वेबल क्वेश्चन है। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है क्योंकि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, गलती हो सकती है, बट अगर आप थोड़ा सा टाइम लगाकर प्रॉपरली सॉल्व करो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपके पास दो अलग अलग सेट्स गिवन हैं और दे आर आस्किंग अस व्हाट विल बी द सॉल्यूशंस, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इन दोनों के यूनियन में क्या आने वाला है। तो पहली इक्वेशन अगर मैं सॉल्व करूँ तो हमारे पास आ रहा है log 2/π mod sin x mod cos x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ log ओपन अगर मैंने कर दिया, सो आई कैन राइट इट एज 2π की पावर 4π स्क्वायर, 2π की पावर 2, और इसको मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके अगर साइन 2x में कन्वर्ट कर दूं, सो वी कैन राइट इट एज 8/π स्क्वायर। तो अगर मैं 0 से पाई में अगर यहाँ पर सोल्यूशन देखूँ तो यहाँ पर आपको 4 सोल्यूशंस मिल जाने वाले हैं, प्लस माइनस करके आएगा एंड यू विल गेट 4 सोल्यूशंस हियर इन दिस। हमें बस क्वांटिटी चाहिए, तो मैं इसको एग्जैक्ट सोल्यूशन हम फाइंड आउट भी नहीं कर सकते, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट द क्वांटिटी। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 0 से पाई के बीच में यहाँ पर इसके आपको 4 सोल्यूशन मिल जाएंगे। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये है जो कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही है, बट वी कैन सिंप्लीफाई दैट इक्वेशन। सो अगर इसको सिंप्लीफाई करना अगर आप शुरू करो तो मैं रूट एक्स को पहले टी कंसीडर कर देता हूँ, तो ये आपके पास बनेगा टी -4 -3t मॉड है -2 + 6 = 0। तो एक बार अगर मैं ले लूँ कि भाई t की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 2 है तो पॉजिटिवली ओपन हो जाएगा t² -4t -3t +6 + 6 = 0।
तो ये आ गया आपके पास टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 12। तो यहाँ से t की वैल्यू आपके पास आ गई है 4 एंड 3, विच इज़ पॉसिबल। ये आपकी पॉसिबिलिटी की जो है 2 से बड़ा होना चाहिए, तो ये वैल्यूज़ पॉजिटिव है। तो ये 2 सोल्यूशन और ऐड हो गए। और अगर मैं t की वैल्यू लेस देन 2 ले लूँ अगर, तो मॉड नेगेटिवली ओपन होगा। टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3t माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ रहा है टी स्क्वायर माइनस टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0 एंड 1। तो ये वैल्यूज़ जो है टी की वैल्यू लेस देन 2 होनी चाहिए, तो ये वैल्यू लेस देन 2 है, तो ये दोनों सोल्यूशन भी हमारे पॉसिबल है। तो यहाँ से बेटा ऊपर वाली इक्वेशन से 4 सोल्यूशन, नीचे वाली इक्वेशन से आपके पास 4 सोल्यूशन, कोई भी कॉमन नहीं होने वाला है, तो यूनियन की वैल्यू आपके पास 8 के इक्वल हो जाएंगे। तो ये भी अभी आप क्वेश्चन एग्जाम में प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो। यानी कि जितने 5 क्वेश्चन आपने अभी तक किए हैं सॉल्व, ये आपसे मेरे हिसाब से एग्जाम में अटेम्प्ट होने चाहिए और आपने करना चाहिए। इसमें सिर्फ पहला क्वेश्चन एक ऐसा हो सकता है जिसको चाहो तो आप थोड़ा बहुत डिले कर दो या बाद में सॉल्व करो, लेकिन रिमेनिंग जो 4 क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व किए हैं वो आपसे पेपर में सॉल्व होने चाहिए। ये तो डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन पर दिख रहा है। मैं एफ एक्स को वाई कंसीडर कर लेता हूँ। सो ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x वाई प्लस 3। मैं डी वाई बाई डी एक्स लिखूँ तो ये हो गया माइनस 2y बाई एक्स इज इक्वल टू 3 बाई एक्स स्क्वायर। लीनियर फॉर्म में आपके पास इक्वेशन आ चुकी है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आप कैलकुलेट करोगे, सो ये मेरे हिसाब से log ln x चल जाएगा, ऊपर जाके 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर के बराबर है। सो y इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 3 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो 3 अपॉन एक्स की पावर 4, उसका इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ 1 बाय एक्स की पावर 3 प्लस सी। अब यहाँ पर x की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करने पर y की वैल्यू 4 है, तो 4 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5 के बराबर। और आपसे पूछा गया है 2 की वैल्यू, तो y अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8 प्लस 5। So y upon 4 is equal to minus plus 39 by 8y is equal to 39 by 2। तो अब यहाँ पर आपको पूछा गया 2 इंटू दिस, तो इसका आंसर 39 के इक्वल आ जाएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सेकंड है, इट इज 39 के इक्वल। तो ये भी एग्जाम में सॉल्व हो जाना चाहिए आपसे। ये बेस्ड है मैट्रिक्स प्लस प्रोबेबिलिटी को मिलाकर। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई आप जो मैट्रिक्स है जो बना रहे हो वो आपकी 2 by 2 की मैट्रिक्स है, इसमें आप 0 या फिर 1 यूज़ करने वाले हो, और ये इन्वर्टिबल होना चाहिए। इन्वर्टिबल होना चाहिए यानी कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो सकता। तो टोटल मैट्रिक्स कितने बनेंगे आपके पास? दो नंबर्स है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 16 टोटल डिफरेंस मैट्रिक्स आर पॉसिबल बाय यूजिंग 0 एंड 1। 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स इतने आ जाएंगे। अब ये इन्वर्टिबल होना चाहिए यानी कि इनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, तो मैं ले सकता हूँ ये एक मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, और अब मैं 0 को यहाँ पे अलग अलग तरीके से घुमा देता हूँ। ये 4 मैट्रिक्स है जहाँ पर आपका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होने वाला है। सिमिलरली 1 1 0 0 एंड 0 1 1 0, ये दो मैट्रिक्स और है जहाँ पर आपका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। टोटल 16 में से 6 मैट्रिक्स ऐसे हैं जो इन्वर्टिबल होंगे, यानी कि 6 by 16 दैट विल बी 3 by 8 के बराबर।
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड विच इज 3/8 के इक्वल आ रहा है। ओके, आई होप आप फॉलो कर रहे हो सारी चीज़ें एंड ये भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर पर बेस्ड और ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन नज़र आ रहा है। तो पहले बी कैलकुलेट कर लेते हैं। So b is coming as 2i minus 6 minus 2 minus 8j and plus k. This is b. Okay. अब c वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। c इज b क्रॉस k। तो जब मैं b क्रॉस k करूँगा तो b i इंटू k इज माइनस j, दैट इज माइनस 2j एंड j इंटू आई विल बिकम एज आपके पास 8i के बराबर। अच्छा, यहाँ पे हमने ये तो बराबर लिखा है ना। अच्छा, ये प्लस 8 हो जाना चाहिए। -6 बाहर एक माइनस साइन होने वाला है, +8 हो जाएगा। तो i इंटू के, जे इंटू के विल बी आई के बराबर हो गया, यानी कि 8 आई के बराबर, और के साथ तो 0 हो गया। अब c माइनस 2j दैट विल गिव अस 8i माइनस 4j। अब इसका प्रोजेक्शन हमें लेना है ए के ऊपर। अगर इसका प्रोजेक्शन मैं ए के ऊपर लूँगा तो इसका डॉट प्रोडक्ट मैं ए के साथ करता हूँ, दैट विल बी 24 + 4 + 0 divided by modulus of a, that will be under root 9 + 1 + 4, that is 28 by under root 14, that will give us 2 root 14 के बराबर। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड इसको सेटिस्फाई कर रहा है एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल एंड सॉल्वेबल क्वेश्चन। तो अभी तक अगर मैं पहला क्वेश्चन छोड़ दूं तो बाकी सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। पहला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर इसको कैलकुलेशन अभी नहीं करें, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, तो थोड़ी देर के बाद से। क्वेश्चन नंबर 9, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। ये तो डायरेक्ट ओरल क्वेश्चन है आपका। टी इज इक्वल टू S1। ये आपके फुकट के मार्क्स है जो आपको मिलने चाहिए। सो इट इज so 48x plus 25y is equal to, मेरे हिसाब से 9 इंटू 16 इज 144 प्लस 25 दैट इज 169। तो 48x plus 25y is equal to 169। दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, फ्री के क्वेश्चन है, फ्री के मार्क्स है। यहाँ पर पूछा गया है नेक्स्ट इज कि द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, आपके पास इनका रियल सोल्यूशन चाहिए। तो अगर मैं ग्राफ्स ड्रॉ करूँ तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स आपके पास आने वाले हैं -2 एंड -1। सो -2 एंड -1, और इसके अगर मैं इसको 2 से पास होने वाला है ये क्वाड्रेटिक इस तरह से। तो आपका क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा, x² + 3x + 2। और अब मैं यहाँ पर इस रीजन का आपके पास जो दूसरा मॉड वाला ग्राफ है इसको मैं बना देता हूँ। तो ये जो है ये 3 पे सेपरेट होने वाला है, x = 3 से एक लाइन जाएगी। दूसरा सेपरेट होने वाला है -2 पर। सो -2 पे अगर मैं चेक करता हूँ कौन से पॉइंट से पास करेंगी। अगर मैं यहाँ पे x0 सब्सटीट्यूट कर दूँ तो ये 2 से पास करने वाली है, यानी कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो इस तरह से होने वाला है।
और अगर मैं इसमें 0 सब्सटीट्यूट करूँ तो ये 3 से पास करने वाली है, तो ये वाली लाइन कुछ ऐसी जाने वाली है और ये वाली लाइन इस तरह से। लाइन थोड़े से दिखने में प्रॉपर नहीं है, बट ग्राफिकली आपके पास जो ये मिनिमम वैल्यू वाले ग्राफ है, जो मॉड वाले ग्राफ है, इस तरह से बने। अब इसमें छोटा रीजन लेना है, मिनिमम रीजन लेना है, तो मैं मिनिमम रीजन को शेड करता हूँ। दैट विल बी दिस। दिस इज द शेडेड रीजन, दिस इज द मिनिमम रीजन। तो अब ये रेड ग्राफ और जो ये मार्क्ड ग्राफ है, इसका अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस देखूं, तो ये जो है ये हमारे इन दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट इसके दो सोल्यूशन आएंगे, देयर विल बी टू रियल सोल्यूशन। ओके, अगर आप कैलकुलेशन करके सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बट यू कैन सिंप्लीफाई इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका वेक्टर पर बेस्ड है। आपको यहाँ पर गिवन है 3 पोजीशन वेक्टर्स है आपके ट्रायंगल के, और उसका वो गिवन है आपको, एंड दे हैव गिवन अस द ऑर्थो सेंटर, दे हैव गिवन अस द सर्कम सेंटर, एंड दे आर आस्किंग सर्कम सेंटर में जो है अल्फा बीटा गैमा है। सो दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट अल्फा बीटा गैमा, जो आपका सर्कम सेंटर होने वाला है, उसके कोऑर्डिनेट्स। तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो यार मैं ऑर्थो सेंटर इसका सेंट्रॉइड इसका मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। सेंट्रॉइड जो मेरे पास आने वाला है इसका, दैट विल बी लाइक a प्लस बी प्लस सी बाय 3 के बराबर। अगर मैं इनका सम करके लिख दूँ तो दैट विल बी p प्लस q प्लस r बाय 3 के इक्वल आने वाला है। दैट विल बी द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल। तो आपको रिलेशन मालूम है, दिस इज ऑर्थो सेंटर, दिस इज सेंट्रॉइड, and this is circumcenter, and they divide into 2:1 के रेशो में ये डिवाइड करते हैं। सो लेट्स राइट इट। तो मैं लिख सकता हूँ लाइक 2 इंटू सर्कम सेंटर प्लस 1 इंटू ऑर्थो सेंटर डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू सेंट्रॉइड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 को मैं इधर भेज देता हूँ, वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो बेटा आपके पास 2 इंटू सर्कम सेंटर किधर है, सर्कम सेंटर पी अल्फा बीटा वाला है। 2 इंटू अल्फा पी प्लस 2 इंटू बीटा क्यू प्लस 2 इंटू गैमा आर इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पर हमारे पास आ रहा है प्लस करके ऑर्थो सेंटर इज पी प्लस क्यू प्लस आर बाय 4 इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर के बराबर। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो मेरे पास आने वाला है अल्फ़ा पी प्लस बीटा क्यू प्लस गैमा आर इज इक्वल टू, इसको मैं लिख देता हूँ सिंप्लीफाई करके, जब मैं लिखूँगा तो दैट विल बी 3/8 पी प्लस क्यू प्लस आर। यानी कि अल्फ़ा बीटा गैमा की जो तीनों की वैल्यू है वो इक्वल है, और उन तीनों की वैल्यू अल्फ़ा बीटा गैमा इज इक्वल टू 3/8 के बराबर है, और इस तरह से हमें मिल रहा है। सो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो तीनों भी सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ये 8 अल्फ़ा करके लिख सकता हूँ, अल्फ़ा 2 बीटा एंड 5 गैमा, इसको मैं लाइक तीनों भी सेम होने की वजह से 8 अल्फ़ा। सो 8 इंटू 3/8 दैट विल गिव अस द आंसर 3। हमारे पास इसका आंसर 3 के बराबर। आसान क्वेश्चन था, ये भी होना चाहिए। अभी तक यार ये पेपर काफ़ी इजी जा रहा है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए ना इसके, तो वो कंपैरेटिवली काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट है द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ। इन ग्राफ से बनने वाला एरिया आपको कैलकुलेट करना है। तो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ्स फर्स्ट। तो एक है e की पावर x,
ई की पावर एक्स वाला ग्राफ हमारा इस तरह से जाता है, और दूसरा है मॉड ई की पावर एक्स माइनस वन, यानी कि ये जो है जीरो पे चेंज होने वाला, एक्स की वैल्यू जीरो सब्सिट्यूट करेंगे तो उसके नीचे वो नेगेटिव हो जाए। तो ज़ीरो पर तो ज़ीरो है, ज़ीरो पर वो लाइक ज़ीरो बनेगा, और वो जो ग्राफ है वो ऐसा इंक्रीजिंग थोड़ा सा नीचे से है, और अगर मैं इसके अंदर नेगेटिव मोड ओपन कर रहा हूँ, नेगेटिव जा रहा हूँ, तो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो अगर आप इंटरसेक्टिंग रीजन देखो, इनका कॉमन रीजन देखो, बाउंडेड रीजन देखो वाई एक्सिस के साथ, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। सो वी नीड टू कैलकुलेट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए ई की पावर एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स प्लस वन, सो टू ई की पावर एक्स इज इक्वल टू वन, ई की पावर एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, एक्स इज इक्वल टू एल एन वन बाई टू, दैट इज इक्वल टू माइनस एल एन टू के बराबर। ओके, सो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो माइनस एल एन टू के इक्वल आपके पास आ रहा है। तो वी नीड टू इंटीग्रेट माइनस एल एन टू से लेकर ज़ीरो तक। ऊपर वाला ग्राफ है आपके पास ई की पावर एक्स, नीचे वाला ग्राफ है आपके पास ई की पावर एक्स माइनस वन, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दिस विल बी लाइक एल एन टू ज़ीरो टू ई की पावर एक्स माइनस वन डी एक्स, ई की पावर एक्स टू माइनस एक्स ज़ीरो एंड माइनस एल एन टू। ये वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट कर दो, यू विल गेट द फर्स्ट ऑप्शन हियर। तो आसान सा ये भी क्वेश्चन था, ये भी एक सॉल्वेबल क्वेश्चन है एग्जाम में। तो अभी तक ये पेपर काफ़ी सिंपल आया है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब कैलकुलेशन भी उतना नहीं है, एंड इट इज़ सॉल्वेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है बेटा, लाइक दैट इज़ बेस्ड ऑन इनवर्स, इनवर्स पर डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर गिवन है अल्फ़ा बीटा गामा के बारे में कि अल्फ़ा बड़ा है बीटा से, बीटा बड़ा है गामा से, और गामा बड़ा है अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा, एंड बीटा इज़ ग्रेटर देन गामा, एंड सारे के सारे पॉजिटिव है। सिंप्लीफाई करूँ अगर, इस तरह से, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये चीज़, ये पॉजिटिव है, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर, ये पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव है। तो अगर मैं इसको tan में कन्वर्ट करके लिखूं, तो ये इसको इस तरह से लिख देंगे, और यहाँ पर पाई प्लस करना पड़ेगा, नेगेटिव है, रेंज में लाने के लिए। ठीक है, और जब आप इसको सेपरेट करके लिखोगे, सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ पाई बचने वाला है, तो इसका आंसर पाई के एक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है, एक मॉडुलस है, दोनों साइमल्टेनियसली ओपन करते हैं। तो मॉड जो है उसको मैं लिखूंगा x माइनस टू इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू टू, और इसको मैं लिखूंगा माइनस एक्स प्लस टू एंड x इज लेस देन टू। इस तरह से आपके पास आने वाला है। और अगर मैं दूसरे फंक्शंस की, ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन से ओपन करना शुरू करूँ, तो हम शुरुआत इसकी करते हैं।
सो -2 से लेकर -1 तक, इसके -1 से -2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आती है तो वो -2 ही आने वाला है। सो दैट विल बी -x, और इसको तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा -x + 2 पर। उसके बाद -1 से लेकर 0 तक ये होगा -1, तो ये आ जाएगा -x + 1। उसके बाद 0 से लेकर 1 तक दिस इज -x + 2। 0 से 1 से लेकर 2 तक हमारे पास आ जाएगा -x + 3। एंड 2 से अगर बड़ा हो जाए सो पॉजिटिवली ओपन हो जाएगा, तो 2 that will be x only। सो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपको दिख रहा है क्लियरली विजिबल है, मैंने फंक्शन ओपन करके रख दिया। तो अगर आप यहाँ पर देखो कितने पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है क्लियरली, ये 4 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, -1 0 1 एंड 2 पर। एंड नॉन डिफरेंशिएबल, जिस पॉइंट पर वो डिसकंटिन्यूअस है उसी पॉइंट पर वो नॉन डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। सो आपके पास यहाँ पर 4 पॉइंट्स आ रहा है जहाँ पर वो नॉन डिफरेंशिएबल भी होने वाला है। सो टोटल आपके पास 8 पॉइंट्स हो चुके हैं, तो इसका आंसर 8 के इक्वल है। तो अभी तक जितना भी पेपर हमारे पास आया है 14 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, तो 14 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन तो आपसे 100% सॉल्व होने ही चाहिए। बहुत ही आसान पेपर है ये। ये क्वेश्चन तो हमेशा हर पेपर में आता ही है, लाइक इनफाइनाइट सोल्यूशन डिटर्मिनेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन है तो मैं dz को 0 कर देता हूँ। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लोगे, लैम्डा की वैल्यू -1 के बराबर आपके पास आ जाए। और dz आपने जब सॉल्व कर लिया तो आप d = 0 को कर लो। d = 0 आपके पास है 1 2 -3 2, लैम्डा की वैल्यू -1 एंड 14 3। दिस हैज़ ऑल्सो बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास म्यू आ जाएगा 13 के बराबर। सो म्यू प्लस लैम्डा इन दोनों का सम जो है वो 12 के इक्वल आने वाला है। ये भी एक आसान और सिंपल क्वेश्चन है। ये भी एक आसान क्वेश्चन दिख रहा है जहाँ पे लिमिट वगैरह डाली गई है। सो हम डायरेक्ट लिमिट ले लेते हैं एफ पर। तो आपके पास जब मैं लिमिट का सब्सटीट्यूट करूँगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ कैलकुलेट कर लूँगा तो अंदर लिमिट चली जाएंगी, एंड इट कैन बी sin x + 1 की लिमिट इसके बराबर होती है 1 प्लस इस तरह से हमारे पास आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। तो रो 1 में हम करते हैं रो 1 माइनस रो 3 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कुछ सिंप्लीफाई हो जाए थोड़ा सा। So this will be 1, this will be 0, this will be -1, a 2 b a 1 b + 1। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अभी और एक 0 बना देते हैं कुछ चीज़ों को, या सिंप्लीफाई भी कर ले तो हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 1 इंटू 2b + 2 एंड -b -1 इंटू a -2a। तो ये आ रहा है आपके पास 2 + b + a। सो लैम्डा इज 2, म्यू एंड v इज 1। तो इन तीनों का सम आपके पास 4 हो रहा है, और 4 का स्क्वायर इज 16 के बराबर। ये भी आसान क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर हमें गिवन है कि ये पॉइंट जो है दिस लाइज इनसाइड दिस ट्राइंगल, और हमें ट्राइंगल के अंदर और ट्राइंगल के ऊपर भी लाई करता है। सो वी नीड टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट, द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को मल्टीप्लाई करें। सो अगर मैं पहली लाइन ड्रॉ करूं, this is like x plus y is equal to 11। दूसरी लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये 16 पर है, ये 11 है, ये 16 है और ये 14 है। 16 मैं यहाँ पर लेता हूँ और ये आ रहा है 8 पर, तो 8 कहीं यहाँ पर होगा। ये आपकी सेकेंड लाइन होगी, ठीक है। उसके बाद है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 29, तो ये यहाँ पर कहीं है 14.5। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये है कोई 10 के करीब। इस तरह से ये जा रहा है, यानी कि इट इज क्रॉसिंग हियर। दिस लाइन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 29 के बराबर आ गया। अब x इज इक्वल टू 11/2 है। आपका ट्राइंगल जो है वो यहाँ पर आ रहा है, देखो। और अगर मैं 11/2 वाली लाइन ड्रॉ करूँ तो 11/2 वाली लाइन इस तरह से जा रही है, यानी कि हमारा जो अल्फ़ा है वो एक जगह पे यहाँ पे क्रॉस कर रहा है और एक जगह पे यहाँ पे। तो अगर मैं नीचे वाली लाइन में अगर अल्फ़ा सब्सटीट्यूट कर दूँ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, यहाँ पर मैं अगर 11/2 सब्सटीट्यूट करूँ, सो दिस विल बी 20 32 एंड 30 21/2। ज्योमेट्रिकली यहाँ पर इसका देखना पड़ेगा बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीनों में सब्सटीट्यूट करके मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है 21/4। अगर मैं दूसरी लाइन में सब्सटीट्यूट करूँ, यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है, ज्योमेट्रिकली कुछ गड़बड़ हो रही है। वी आर नॉट एबल टू प्लॉट इट। हम क्या करते हैं, तीनों में सब्सटीट्यूट करके देखते हैं, और तीनों में जो सब्सटीट्यूट करके जो छोटी और बड़ी होने वाली है दैट विल बी द आंसर, बिकॉज वो तीसरे पे कट नहीं करेगा। एक लाइन ही जा रही है ना, तो ट्राइंगल थोड़ा सा शेप इधर उधर हुआ है। यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँ तो 11/2 प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 11/2, अल्फ़ा इज 11/2, एक वैल्यू ये आ गई। और इसमें सब्सटीट्यूट करूँ तो आपके पास 2 इंटू 11/2 प्लस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 29, 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 18, अल्फ़ा इज इक्वल टू 6। ओके, सो मेरे ख्याल से जो ट्राइंगल के अंदर जो लाइन लाई करने वाले हैं वो ये रहने वाले हैं। आपके पास इसके अंदर जो आंसर्स होंगे दैट इज अल्फा इज 11/2 एंड 6 के बराबर आने वाला है। द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू विल बी दिस। ट्राइंगल को थोड़ा सा ढंग से ड्रॉ करेंगे तो वी विल गेट एन आइडिया अबाउट दिस लाइंस। सो द प्रोडक्ट ऑफ दिस, अब उन्होंने बोला प्रोडक्ट करो, तो 11/2 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 33 के बराबर। इसका आंसर 33 के इक्वल है। सो ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा ढंग से बनाना, जैसे कि यहाँ पर कैलकुलेशन करता था मैं, ट्राइंगल मैंने थोड़ा ढंग से नहीं बनाया था, इसकी वजह से आंसर थोड़ा इधर उधर हो रहा था। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज दिस एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज दिस। तो हम एक्सिस की लाइन फाइंड आउट कर लेते हैं, बिकॉज हमें वर्टेक्स मालूम है, तो एक्सिस होने वाला है इसके परपेंडिकुलर y माइनस 3 इज इक्वल टू, इसका स्लोप है -1/2, यानी कि एक्सिस का स्लोप होगा 2। सो दिस इज योर एक्सिस एंड दैट इज योर डायरेक्ट्रिक्स। तो एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो 0,0 हो गया।
ये आपका हो गया डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर का पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हो गया आपके पास आपका वर्टेक्स और फोकस इज अल्फा बीटा। तो ये मिड पॉइंट का लॉजिक लगाकर आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। सो वी कैन से दैट अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू 6 के बराबर। तो फोकस हमारे पास ये आ गया। तो अगर मैं बेसिक डेफिनेशन से पैराबोला की इक्वेशन लिखूँ तो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस का स्क्वायर मैं कर देता हूँ, बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन, इज इक्वल टू आपके लाइन के ऊपर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइक डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट, उसका स्क्वायर, दैट इज एक्स प्लस 5 के बराबर आ जाएगा। ओके इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। इसका अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी दिस एंड दिस, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पर है, बट आप कैलकुलेशन कर लोगे तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा वेरी इजीली फ्रॉम हियर। सो यहाँ पर आपके पास आ रहा है 36 प्लस 9 इज 36 प्लस 9 इज 45, 45 इंटू 5 आपके पास जो है 45 इंटू 5 में चेक कर रहा हूँ 25, और ये आपके पास आ रहा है 20 टू 25। करेक्ट है बेटा ये सब। आप इसको सिंप्लीफाई करो, चलो कर ही लेते हैं। 5x स्क्वायर यहाँ पर 6 आएगा, माइनस 30x प्लस मैं कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्ट लिख दूंगा 5y स्क्वायर माइनस 12 इंटू 5 इज 60, 60y प्लस 225 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy। So 4x square plus y square minus 30x minus 60y minus 4xy plus 2 to 5 equal to 0. So when you compare, alpha is 4, beta is 1, gamma is minus 4, gamma is 4 एक्चुअली, पे माइनस साइन लिखी हुई है, gamma 4 के बराबर है। इन चार तीनों का सम 9 के इक्वल है। तो ये भी क्वेश्चन आसान था। ये भी आपके पीएनसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19। आपके पास दो ग्रुप है, दो ग्रुप में आपके पास अलग अलग डिविजन्स है। ए में 7 बॉयज एंड 3 गर्ल्स है, एंड बी में ग्रुप का साइज है। टोटल आपको 4 बॉयज और 4 गर्ल्स लेने हैं, और इस तरह से लेना है कि भाई यहाँ से 5 लोग आए और यहाँ से 3 लोग आए। ठीक है, तो सिलेक्शन का है बेसिकली। तो अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से अगर मैं 3 गर्ल्स सेलेक्ट करूँ, यहाँ से मैं अगर चारों बॉयज सेलेक्ट कर लेता हूँ, 4 बॉयज तो 1 गर्ल, यहाँ से 2 गर्ल्स, 2 नहीं 3 गर्ल्स टोटल हमें चाहिए, 4 गर्ल्स, 3 बॉयज 2 गर्ल्स, तो यहाँ से 1 बॉय और यहाँ पे 2 गर्ल्स, यहाँ पे 2 बॉयज 3 गर्ल्स, तो यहाँ पे 2 बॉयज 1 गर्ल, और यहाँ पे 3 ही गर्ल्स है, तो यहाँ पे खत्म हो गया, 3 केसेस बनेंगे, और सिलेक्शन हमें इस तरह से लिखने हैं। सो लिखते हैं बेटा 7C4 3C1 5C3 प्लस 7C3 3C2 5C2 6C1। सेकेंड केस। थर्ड केस 7C2 3C3
6C25C1, इन तीनों वैल्यूज़ का आपको सम करना है. यू विल गेट द आंसर एज 8925. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये तो आपका AGP दिख रहा है, सीक्वेंस इन सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन. तो सीक्वेंस इन सीरीज का लॉजिक यूज करते हैं. S को मैं R से मल्टीप्लाई करता हूँ 1/7, तो दैट विल बिकम लाइक 1. 5/7, 1/7 स्क्वायर 5 प्लस अल्फा, 1/7 क्यूब 5 प्लस 7. इसको आगे शिफ्ट करके लिख रहा हूँ ना मैं, तो 5 प्लस 2 अल्फा एंड इट विल गो टिल इन्फिनिटी. दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, तो यहाँ पे 6 हो गया. 5/7 यहाँ पर बचेगा. यहाँ पर आपके पास बचेगा 5 प्लस अल्फा/7, अल्फा/7 स्क्वायर, अल्फा/7 क्यूब टिल इन्फिनिटी. तो आप अगर यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो दिस इज़ 1. यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा कॉमन, यहाँ पर 1/7 प्लस 1 माइनस 1/7. सो दिस विल कम एज 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा/6, अल्फ़ा इज इक्वल टू 6 के. ये भी सिंपल सा एक क्वेश्चन था, तो इसका आंसर 6 के इक्वल. तो मेरे हिसाब से बेटा अभी तक हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और 20 क्वेश्चंस में 17 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो आपसे एग्जाम में अटेम्प्ट होने चाहिए. पेपर काफ़ी सिंपल था यहाँ तक. चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21. सो वी नीड टू कैलकुलेट द इमेज. देखो बेटा, आपके पास यहाँ पर एक क्यू पॉइंट गिवन है. आप इसकी इमेज आप ले रहे हो लाइन के अबाउट, दैट विल गिव अस द पॉइंट P. और R पॉइंट जो है वो आपके सर्कल पर बेस, इस लाइन पर बेस्ड है. सो दे आर आस्किंग अस द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. ओके, तो बेसिकली हम एक भी ट्राइंगल कैलकुलेट कर ले, एक ट्राइंगल का एरिया भी कैलकुलेट कर ले, तो उसका डबल कर लेंगे. वी विल गेट द एरिया ऑफ दिस थिंग. ओके, सो R की वैल्यू 5 गिवन है, तो मैं अगर यहाँ पे 5 सब्सटीट्यूट करूँ तो ये हुआ 4/2, दैट इज 2 इज इक्वल टू y प्लस 1/3 एंड z/4. यानी कि y की वैल्यू आपके पास 5 के बराबर है, z की वैल्यू आपके पास 8 के बराबर. तो ये कोऑर्डिनेट जो है दैट इज 5 5 8 हो गया. ये कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, तो अगर हम चाहे तो यहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर सकते हैं. फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन से, लाइन के ऊपर लाइन है, पॉइंट गिवन है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप कैलकुलेट कर सकते हो. फुट ऑफ परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास आने वाली है 3 to 4 के बराबर. यू नो हाउ टू कैलकुलेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सो आई एम नॉट डूइंग द कैलकुलेशन. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लिख सकते हैं लाइक इट विल बी आर टी का डिस्टेंस इनटू क्यू टी का डिस्टेंस, और इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो लाइक हमारे पास एरिया ऑफ कंप्लीट ट्राइंगल आ जाएगा PQ का, और वहाँ से हमारे पास जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू आएंगी 9/7. ओके,
सो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा आया, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, डुएबल क्वेश्चन है बट कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो कैलकुलेटिव होने चाहिए, लेंदी होने चाहिए, सो दैट पेपर में कुछ मज़ा रहे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 में दो हाइपरबोला गिवन है, उनकी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ गिवन है और एक की सेंट्रिसिटी गिवन है। ये भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। जैसा कि ऑब्जेक्टिव में उन्होंने आसान क्वेश्चन रखे हैं तो उन्होंने इंटीजर में कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन डाल दिए। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2b² बाय a इज इक्वल टू 15√2 e² यानी कि 5/2 इज इक्वल टू 1 प्लस b² बाय a²। इस तरह से हमारे पास आ रहा है। तो इन दो इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको a मिलेगा 5√2 और b मिलेगा 5√3। ओके, कैलकुलेशन आप लोग करते रहना, मैं आपको प्रोसीजर बताते जा रहा हूँ किस तरह से करना है, क्योंकि अभी इंटीजर के जो क्वेश्चन है ये आपका टाइम वेस्ट करने के लिए और एक क्वेश्चन आपका 5 से 10 मिनट लेने वाला है सिंप्लीफाई करने के लिए। तो आप अगर इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 17-18 क्वेश्चन सॉल्व करके रुक जाते हो तो आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन या मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सिमिलरली 2b² बाय, अच्छा यहाँ पे दूसरा है माइनस साइन के साथ है, सो इट विल बी 2a² बाय b इज इक्वल टू 12/√5। उसके बाद यहाँ पर और डेटा गिवन है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस के प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है, दैट इज 2a इंटू 2b इज इक्वल टू 100√10। आपको a मालूम है तो यहाँ से b की वैल्यू आपके पास आ जाती है 5√5 के बराबर। और आप ये b की वैल्यू ऊपर सब्सटीट्यूट करते हो तो a की वैल्यू आपके पास आ जाती है 5√6 के बराबर। अब अगर मैं इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करूँ, E2 कैलकुलेट करूँ तो दैट विल बी 1 प्लस यहाँ पर a² अपॉन b², दैट विल बी 30/25, दैट इज 55/25 के बराबर। अब e² को मल्टीप्लाई करना है 25 से तो e² की वैल्यू आपके पास 55 के बराबर आ जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर 55 के बराबर। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपने मेरे हिसाब से एकदम आखिरी में करना चाहिए, आखिरी के लिए रखना चाहिए। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इसको कैलकुलेट करो। उसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन कैलकुलेशन वाइज बहुत लेंदी है, डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है और देखते से ही लग रहा है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट आपको यूज़ करना पड़ेगा। हमें इसको सेपरेट करना होगा। ए से इस तरह से हम उसको सेपरेट करके लिखेंगे। जब आप यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ए विल कम एज 2, बी विल कम एज 3/2 एंड सी विल कम एज 11/2 के बराबर आने वाला। अब आप इन्हें सेपरेट कर लो, सेपरेट कर लोगे तो आपके पास आने वाला है इंटीग्रेशन 2√x² प्लस x+1 dx प्लस 3/2 2x प्लस 1 अपॉन x² प्लस x+1 dx और लास्ट में आपके पास आने वाला है 11/2 dx अपॉन x² प्लस x+1। अब इन सबको आप इंटीग्रेट करो, इसका भी लेंदी कैलकुलेशन जाने वाला है और लेंदी कैलकुलेशन करने के बाद आप जब उसको इक्वेट करोगे ये सारी चीज़ों से तो आपके पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अल्फ़ा विल कम एज 7/2 and beta will come as 25/4 और जब आप फाइनल आंसर कैलकुलेट करोगे तो दिस इज क्वेश्चन 16 के बराबर। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको छोड़ देना है, कैलकुलेशन वाइज बहुत लेंदी है, आपको काफ़ी टाइम ये वेस्ट कराएगा।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो ये तो सीधा सिंपल लीनियर इक्वेशन वाला दिख रहा है। dy बाई डी एक्स, यहाँ से मैं 2 cos से डिवाइड करता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 2 tan x y इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास साइन को मैं ओपन कर सकता हूँ, दिस विल बी साइन x ही बचेगा। ओके, तो ये लीनियर फॉर्म आपके पास आ गया। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी एक बार कर लिया है। tan x का इंटीग्रेशन ln sec x होता है, मैं 2 को अंदर भेज दूँ, sec स्क्वायर x आ जाएगा, सो दिस विल बी sec स्क्वायर x। तो ये आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x dx। तो आपके पास आ रहा है y sec स्क्वायर x, और दिस विल बी sec x प्लस c करके। अब पाई बाय 3 पर 0 वैल्यू है, पाई बाय 3 पर वैल्यू होती है sec की 2 के बराबर, सो c इज इक्वल टू -2। इस तरह से आपका फंक्शन बनकर आ रहा है। इसको मैं अगर कॉस में कर दूं तो दिस विल बी cos x -2 cos स्क्वायर x। अब ये फंक्शन की वैल्यू आपको पहले तो चाहिए पाई बाय 4 पर, सो दैट विल गिव अस लाइक 1/√2 -2 इंटू 1/2, दैट इज 1/√2 -1 करके। दिस इज द वैल्यू एट पाई बाय 4, और इसका मैं डेरिवेटिव ले लूँ माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 साइन 2x करके आ जाएगा। तो अगर पाई बाय 4 पे वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो -1/√2 प्लस 2 करके आएगा। तो एक वैल्यू आपके पास है 1/√2 -1, और दूसरी वैल्यू है -1/√2 प्लस 2 करके है, और अगर इन दोनों का आप सम करोगे तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आएगी, यानी कि इसका आंसर 1 के बराबर है। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक जो इंटीजर के क्वेश्चन आए हैं, इंटीजर के क्वेश्चन में वेक्टर 3D वाला क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन में से पहले ये करना चाहिए, फिर 3D वाला करना चाहिए, और अगर आपके पास टाइम बचा है तो आप लाइक एलिप्स और हाइपरबोला वाले एज वेल एज इंटीग्रेशन भी एंड में कर सकते हो। चलो आखिरी क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आसान है। आप क्या कर रहे हो, जितने भी नंबर है 98 से छोटे, उनको आप 1 असाइन कर रहे हो, यानी कि 1 मिल जाने वाला है, तो ऐसे टोटल 99 चीज़ें, 98 चीज़ें आपके पास बनेगी, जिसको आप 1 वैल्यू असाइन करोगे 1 से लेकर, और उसके बाद दिस विल बी द गिवन 1 वैल्यू 1 2 3 टिल 98 1 वैल्यू देंगे। 99 नंबर वाले को हम क्या करने वाले हैं, 99 नंबर वाले को क्या है 2 वैल्यूज असाइन होंगी, या तो आप 0 असाइन कर सकते हो और आप 1 असाइन कर सकते हो, तो 2 केसेस हो गए। और आपने पास आखिरी वाला जो नंबर है वो है 100। 100 को भी आप जो है वो 0 असाइन कर सकते हो या 1 असाइन कर सकते हो, तो यहाँ पर भी आपके पास 2 आ जाएगा। सो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो इस पेपर के एनालिसिस के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो इस पेपर में ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन अगर देखा जाए तो वहाँ पर 17 क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है जो आप सॉल्व कर सकते हो, और इंटीजर में बात की जाए तो इंटीजर में थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर भी आप 2 क्वेश्चन तो मिनिमम सॉल्व कर पाओगे, यानी कि यहाँ पर 19 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, 1 घंटा या सवा घंटे में आप सॉल्व कर पाओगे इस पूरे पेपर के। I hope you have understood the solution.